हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। सो गाइस, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इससे पहले 2 वीडियो को बनाया जा चुका है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट तीसरा है, जो अगर आप उन दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वरना अगर डायरेक्ट इसे देखेंगे तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पहले थोड़ा रिवाइव करा देते हैं आपको कि हम आपको यहाँ तक बता दिए थे। देखिए, ये वाला पार्ट था जो आपका बताए थे हम ऐसे करके कुछ। हाँ, ये वाला नाक पार्ट का है। नाक का दोनों पार्ट था आपका। इसे बोलते थे नासा छिद्र और इसे बोलते थे नासा कपाट। इसके नीचे उतरते जहाँ पर नाक और ये मुंह का कैविटी दोनों आपस में जहाँ पर मिलते हैं, इसको बोला गया था ग्रसनी। और इसको बोला गया था, हाँ, इसको बोला गया था स्वर तंत्र। और स्वर तंत्र के नीचे आया था यहाँ पर ये था आपका श्वास नली। श्वास नली के बाद यहाँ पर बटा था हमारा ऐसे करके ब्रोंकाई। जहाँ से 2 भाग में बटा था उसको हम बोले थे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से एक हल्की सी नलिका निकली हुई होती है ऐसे ऐसे करके, इसे बोलते थे ब्रोंकियोलेस। ठीक, ब्रोंकियोलेस में एक गुब्बारे के समान बताए थे क्या होती है, एक वायु कोष्ठक होती है जिसे एल्वियोली कहते हैं। ये बताए थे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रहता है। ठीक, इस वायु कोष्ठक का काम यही होता है कि ऑक्सीजन सारा का सारा वायु आके इसी में भरता है और इसके बाहर बताए थे एक बाउंड्री ऐसे करके चली रहती है ऐसे ऐसे से। ठीक, तो पूरा स्ट्रक्चर बता देते। आपको ये भी बता देते कि आपका जो एयर आता है, एयर आके कहाँ पर रुकता है, ऑक्सीजन में ही आके एल्वियोली में ही आके यहाँ पर रुकता है। अब इसके आगे जो बताना है, हमें क्या बताना है कि जो ये एयर जो है आके एल्वियोली में रुका था, तो क्या केवल वहीं तक सीमित है? नहीं, तो केवल वहीं तक नहीं, आपके फेफड़े से लेके पूरे शरीर के भाग तक कैसे पहुंचा जाता है, ये बात जरूरी है। यही से केवल सीमित नहीं है। हाँ, एक बात और बताए थे आपको जाते जाते कि फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है। उस डायफ्राम का क्या काम होता है? डायफ्राम जो होता है मदद करता है सांस लेने में, क्योंकि नीचे जब जाता है तो सांस लेते हैं, फिर जब ऊपर जाता है तो हम सांस छोड़ते हैं। आप कहाँ तक बताए थे। तो ये बात आपको क्लियर कर दिया गया था उसी वीडियो में। अब आगे जो बताने वाले हैं ये बताएंगे कि जो एल्वियोली है इसमें से वायु जो होता है कैसे किस कोशिका में जाता है। क्योंकि यही जरूरी नहीं है, हमें जीवित रहने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए यही नहीं जरूरी है, इससे सांस का हमारे प्रत्येक कोशिका में जाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इस फेफड़े के नीचे याद रखिएगा एक क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि बताइए जब महिला गर्भवती होती है एक, तो वह कैसे सांस लेती है। मान लीजिए उसके नीचे, डायफ्राम के नीचे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये बच्चा रहने का स्थान होता है। तो आखिर वो जब सांस लेता है तो नीचे की तरफ कैसे फैलता है, तो फूलता नहीं है। या क्या होता है कि जब एक गर्भवती महिला क्या करती है, उसके जो पसली होती है ये वाली, इसका पसली जो होता है फूलता है और पुचुकता है, सिकुड़ता है और फैलता है इसके द्वारा। मतलब वो तो फूलता है, पुचुकता है, थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाता, बस हल्का हल्का नीचे जाता है। और बहुत ज़्यादा फूलता पुचुकता है तो उसका क्या, ये पसली वाली, अगर पसली टूट जाए तो उस महिला का जो मृत हो सकता है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ से। तो देखिए, ये बात जो एल्वियोली से लेके आपके शरीर यानी पूरे शरीर में कोशिका तक जाती है, कौन ले जाने का काम करता है? तो ले जाने का काम करता है ब्लड। ठीक, ब्लड। ठीक, ब्लड ले जाने का काम किया किसको? ऑक्सीजन को। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले जाने का काम किया फेफड़े से पूरे शरीर में ब्लड। और ब्लड कहाँ पर लेके गया? ब्लड लेके गया सेल तक। अब सेल लेके जाए मतलब जो सेल होगी, कौन सी सेल होगी, किस सेल के पास जाएगा? तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। क्लियर? हाँ, देखिए, ऑक्सीजन फेफड़े से आया ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा आया तो सेल में आया, सेल है तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जरा यहाँ पर देखिए, अब ये जो ब्लड आपने कहा ब्लड से आया, तो ये भी यहाँ क्वेश्चन होता है कि आखिर ब्लड कौन से ब्लड से आया? ब्लड भी एक ही प्रकार के नहीं होते, कई सारे ब्लड होते हैं। देखिए, एक होता है WBC, एक होता है नहीं, पहला जो होता है RBC, और दूसरा जो होता है WBC, तीसरा जो होता है प्लेटलेट, और ये एक होता है प्लाज्मा।
चारों के चारों होते हैं। तो आप इसमें से कहेंगे कौन चारों में से लेके जाता है, तो देखिए हम बता रहे हैं कौन लेके जाता है। जो प्लाज्मा का जो काम होता है, ये बोल सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके केवल अंगों तक लेके जाता है। तो ये केवल जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके अंगों तक लेके जाएगा उत्सर्जित पदार्थ। और ये दूसरा जो है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स आप ये कह सकते हैं कि रुधिर को थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक। तो ये भी कुछ और काम कर रहा है। तीसरी बात WBC, ये बीमारियों से बचाने के काम करता है, हमें वायरस को मारता है, फिर बीमारियों को बचाने से काम करता है। देखिए ये तीनों जो हो गए, तीनों तो अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, तो बचा फिर कौन? बचा आपका केवल RBC। RBC जो होता है ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, मतलब परिवहन। परिवहन का मतलब ले जाना, ले आना। तो आपके शरीर में जो फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाने का काम कर रहा था कौन? ब्लड। कौन सा ब्लड? RBC। अब एक चीज़ और होता है RBC में, क्या? RBC में आप कहेंगे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक। इस हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए हमारे शरीर में कौन से ब्लड से खून का परिवहन होता है, तो आप कहेंगे RBC। RBC में किससे? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। ये क्लियर हुआ आपके यहाँ तक? अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये थोड़ा अजीब टाइप्स का होता है। देखिए हीमोग्लोबिन की बात चली है, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा अजीब टाइप्स का होता है, क्योंकि आप अपने निजी भाषा में बोल सकते हैं कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के यहाँ पर वाइट मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक। हीमोग्लोबिन को वाइट ऑक्सीजन है, लेकिन अभी हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये इसको छोड़ देगा ऑक्सीजन को। किसको पकड़ लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं कि जो है हीमोग्लोबिन बेवफा होता है। हाँ तो है वही, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर क्या मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तो उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, इसको छोड़ देता है ससुरा एकदम से। देखिए हीमोग्लोबिन आकर्षित किसके तरफ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के तरफ से। इसके तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। अब कहेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सब धुआं जो निकलता है ये क्या है? ये सब वही तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो है। सब क्या होता है? अभी देखेंगे जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ रहा है। कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। तो बढ़िया से ले रहा है। लेकिन अभी थोड़ी दूर के बाद कहीं धुआं जल जाए तो हमें तुरंत पता चल जाता है, उस धुआं के कहते हैं कि हाँ वहाँ पर धुआं जल रहा है, ऐसे करके। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको क्या करता है? तुरंत कैच कर लेता है। जैसे मान लीजिए जब सांस इस तरीके से लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एयर भी जाता है अंदर, और जैसे ही एयर जाता है फेफड़ा में जाने के बाद फेफड़ा से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनवा को नहीं लेके जाता है, ऑक्सीजनवा को वहीं छोड़ देता है, लेके जाता है किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड को। और जब आपके शरीर में हर कोशिका तक कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाएंगे? थोड़ी देर के बाद ऐसे करके बेहोश हो जाएंगे, और बेहोश होने के बाद कुछ देर के बाद क्या हो सकती है? आपकी मृत्यु हो सकती है, आप मर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया क्या? हीमोग्लोबिन बकलोल होता है, एक बेवफा होता है, ठीक। अब आगे तो ये बात क्लियर हुई आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप सांस लेते हैं, देखिए यहाँ पर नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन अभी धुआं कहीं धुआं आ जाता है, कुछ जलता है तो तुरंत पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी से पकड़ लेता है, उसके तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है, ठीक। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके आगे जो है हम कह सकते हैं हम कि रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आप कहेंगे बाह्य रेस्पिरेशन, मत कीजिए, श्वसन कहिए इसे। हाँ श्वसन रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दिए श्वसन, यहाँ पर वही लिख दिए इंग्लिश में रेस्पिरेशन, सही है। देखिए बाह्य श्वसन, ठीक। बाह्य श्वसन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटर्नल, और दूसरा जो होता है इंटरनल यानी आंतरिक श्वसन, आंतरिक
श्वसन, इसे कहा जाता है इंटरनल। अब जरा इसको समझ लीजिए होता क्या है। तो देखिए, बाह्य श्वसन का मतलब ये कि हम जिस एयर को खींच रहे थे, मतलब जिस एयर को अंदर की तरफ ले रहे थे, तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं, वातावरण से ही ले रहे हैं। यह वातावरण क्या है, बाहर ही तो है। तो बाहर से वातावरण में से ऑक्सीजन को जब ऐसे करके लेते हैं, कहाँ तक, यानी बोल सकते हैं कि बाहर से कहाँ तक, फेफड़ा तक, फेफड़े तक। ठीक, देखिए क्या होता है बाह्य श्वसन में, बाहर से लेके फेफड़े तक की दूरी को, यानी फेफड़े तक की क्रिया को कहा जाता है बाह्य श्वसन। और जब फेफड़े से लेके, देखिए जब फेफड़े से लेके पूरी कोशिका तक, यानी पूरी शरीर तक क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो लिख दें यहाँ पर पूरी कोशिका या पूरी शरीर तक भेज दिया जाता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है आंतरिक श्वसन। ये बताइए, ये आंतरिक मतलब जो अंदर अंदर हो रहा है वही न कहलाएगा। तो अभी तक देखिए बाहर क्या था, जो बाहर से लेके आए फेफड़े तक, वो तो बाह्य श्वसन हो गया। आंतरिक, और आंतरिक मतलब हमारे फेफड़े से लेके हमारे कोशिका तक, यानी अंदर ही अंदर हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, आंतरिक श्वसन कहलाएगा। क्लियर हुआ। देखिए ये बहुत जरूरी होता है आंतरिक श्वसन। ठीक, हालांकि हर जगह पर केवल लगभग क्या किया जाता है, बाह्य श्वसन को पढ़ा के छोड़ देता है, इसमें डीपली में कोई नहीं जा पाता है, लेकिन डीपली ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक, तो दो बातें क्लियर हुई, बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अब जो है आंतरिक श्वसन के दौरान, हाँ लिख रहा हूँ, देखिए आंतरिक श्वसन के दौरान क्या होता है, जब फेफड़े से आपकी अन्य कोशिकाओं तक जाती है, तो कोशिकाओं तक जाती है, तो किस कोशिका तक जाती है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेल तक जाती है। देखिए सेल, ठीक, सेल तक जाती है, तो किसके किसके पास जाती है, चलिए ये भी बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, इसे आप कहेंगे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, इंग्लिश में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक, हाँ, इसे आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा आता है, तो सेल कौन सा सेल के पास, तो हम आप कहेंगे जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। आने के बाद अब जाता किसके पास है, तो कहोगे आप जाता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसके पास नहीं जाता। देखिए इसका संरचना कुछ ऐसे टाइप बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका का पूरा जीव द्रव्य, और इसी बीच में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा आता है, डायरेक्ट ये खींच लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये डायरेक्ट जैसे ही आता है यहाँ पर आ जाता है, इसके पास नहीं आता जीव द्रव्य के पास। ठीक है, तो देखिए इसके पास ऑक्सीजन नहीं आता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनाक्षी श्वसन। क्या कहा जाता है, अनाक्षी श्वसन, यानी ऑक्सीजन इसके पास नहीं आ रहा है। ठीक, हाँ, इसके पास तो ऑक्सीजन आता है, क्योंकि अभी बताया हूँ जैसा कि ऑक्सीजन को ये डायरेक्ट क्या कर लेता है, खींच लेता है, तो इसके पास ऑक्सीजन आता है, तो इसको कहा जाता है आक्षी श्वसन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, आता है। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन आने के बाद इसको एटीपी मिलता है। कितना एटीपी मिलता है, टोटल 38 एटीपी मिलता है। अब वो एटीपी आया कहाँ से, होता क्या है, अभी इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है 38 एटीपी उसको ज़रूरत होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर 38 एटीपी नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज वह नहीं बना पाएगा। तो आया कहाँ से है, तो बता रहे हैं अभी, इतना याद रखिएगा। देखिए हाँ, इसके पास तो ऑक्सीजन आया नहीं, और ऑक्सीजन जब नहीं आएगा तो ये 4 एटीपी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एटीपी का। 4 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट।
ठीक। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी तो निर्माण कर दिया, एटीपी निर्माण करेगा तो टोटल कितना एटीपी का निर्माण करेगा, तो ये करेगा 4 एटीपी का निर्माण, 2 + 2, यहाँ पर वो लिख लीजिएगा, ठीक। 2 + 2 यानी टोटल 4 एटीपी का निर्माण करेगा। 4 एटीपी में से अपना 2 एटीपी सेव करके रख लेगा, यानी 2 एटीपी को बचा के रख लेगा। 2 एटीपी को बचाने के बाद जो होगा ये वाला केवल इसको उपयोग में लाएगा। तो क्या लाएगा उपयोग में, होता क्या है यहाँ पर देखिए, ये ग्लूकोज को जो है तोड़ता है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। क्लियर। 4 एटीपी का निर्माण किया, जिसमें से 2 एटीपी को सेव करके रख लिया और 2 एटीपी को यूज लिया इसने, तो ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही इसको तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका पाइरूविक अम्ल। पाइरूविक अम्ल का निर्माण होगा, कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यानी 2 और पाइरूविक अम्ल का निर्माण होगा। एक नहीं बल्कि 2 पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि 1 पाइरूविक अम्ल बराबर कितना होता है, पाइरूविक, 1 पाइरूविक अम्ल में टोटल 18 एटीपी होता है। तो यहाँ पर कितना बना है, यहाँ पर तो 2 मॉलिक्यूल बना है, ठीक। एक जो होता है पाइरूविक अम्ल में 18 एटीपी बनता है, तो यहाँ पर टोटल 2 बना है। तो 2 के लिए कैसे होगा, 18 एटीपी प्लस 18 एटीपी, ठीक। 18 कितना हो जाएगा, 36 एटीपी। देखिए इसके पास टोटल कितना हो गया है, 36 एटीपी बन चुका है ऑलरेडी, ठीक। अब जो होगा 36 एटीपी बनने के बाद क्या करेगा, देखिए लेके आएगा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अभी आपको इससे पहले एक बात बताते कि माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एटीपी की ज़रूरत होती है, तो 38 की बताए थे, ठीक। तो कहाँ से आया था ये बताए थे ना, कि अभी बताएंगे आगे चल के, तो बस यही बात है। तो 36 एटीपी जो है बन गया। अब 36 एटीपी ले जाके किसको देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो 36 एटीपी से बनाएगा नहीं ग्लूकोज, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि इसे टोटल 38 एटीपी की ज़रूरत होती है। तो 36 देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा नहीं भैया नहीं, हम नहीं लेंगे, अपना ले जाओ। अगर देना है तो हमें क्या करो, पूरा का पूरा दो, तभी बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। इन लोगों के झगड़ा में जान लीजिए इंसान का तबीयत खराब हो जाता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, 36 देना चाहेगा लेकिन 36 वो नहीं लेगा, कहेगा भाग जाओ यहाँ से, भागो, भगा देगा। तो फिर ये क्या करेगा, मजबूर होकर ये जो देखिए ये जो 2 एटीपी 2 पहले से क्या था सेव करके रखा था, वो अभी इसी में क्या करेगा, ऐड कर देगा। यानी इसने 36 एटीपी तो दिया ही दिया, और प्लस जो बचल का था 2 एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ले लिया। टोटल कितना हो गया, 38 एटीपी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा का पूरा 38 एटीपी मिल चुकी है, और जैसे यह एटीपी पाएगा तुरंत क्या कर देगा, या ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो यही सब प्रक्रियाएं होती हैं। एटीपी का निर्माण हो गया, यहाँ पर ऊर्जा हमें मिलना शुरू हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है इसके, देखिए जब हमें आपको जब किसी को भी क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस समय किसका यूज करते हैं, डॉक्टर लोग वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। देखिए कहा जाता है कि वेंटिलेटर का मतलब जब आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। सीरियस का मतलब ये कि देखिए बीमार भी 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, एक जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और एक जो होते हैं सीरियस होते हैं, ठीक। नॉर्मल और सीरियस, तो कहने का मतलब ये है कि आप देखे होंगे नॉर्मल में मास्क क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है और उसमें भी लगाया जाता है। तो सीरियस में वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन में यहाँ पर
स्क्रीन में आपको यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है, देख रहे एक महिला लेडी होंगी वहाँ पर, उनके जो है फेस पे यानी नाक पे जो है क्या लगाया गया है, एक मास्क लगाया गया है, ऑक्सीजन लगाया गया है। तो आप ये कहेंगे कि वह नॉर्मल है, ठीक। या फिर अगर जब ऑक्सीजन नहीं लगाया जाएगा तो देखिए आपकी एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला देखिए, हाँ ये वाला जो दिखाया गया आपको, तो केवल नाक के पास देख रहे होंगे कि केवल 2 पाइप लगा दी गई है। तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल। तो इसमें इस वाले में यही होता है कि हाँ वह जो ऑक्सीजन होता है हवा को उनके नाकों तक क्या रहता है, फुचुर फुचुर फेंकता रहता है, जिससे वह व्यक्ति आसानी से सांस ले लेता है, वह नॉर्मल की स्थिति में होता है, ठीक। यहाँ पर केवल किसका उपयोग किया जाता है, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो या तो 2 पाइप ऐसा नकिया में के लोग ही लगा देते हैं, 2 पाइप जाके लगा देते हैं, जिससे हवा उससे आता है तो लोग सांस आसानी से लेते रहते हैं। लेकिन दूसरी अवस्था कब आती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा क्या होता है, सीरियस होता है। देखिए जब इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तब उस दौरान किसका उपयोग किया जाता है, उस दौरान उपयोग किया जाता है वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वेंटिलेटर मशीन आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, पहले मास्क दिखाई देगा, उसमें से जो पाइप लगा होता है पूरा अंदर तक डाल दिया जाता है, यानी जो वेंटिलेटर मशीन होता है पूरा एकदम से धक्का देता है, यानी सांस को लेके जाता है और फिर सांस को निकालता है। देखिए इसको भी दिखा दे रहे हैं वीडियो में, फोटो देखिए यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, एक महिला है, इसके थुथुर से एक मास्क बांधा गया है नाक पे, ठीक, ऑक्सीजन मास्क बांधा गया है। उस ऑक्सीजन मास्क से एक पाइप निकली हुई है, पाइप निकल के कहाँ पर जाके मिली हुई है वेंटिलेटर पर मिली हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसके जो मास्क लगाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया, उस ऑक्सीजन के जरिए उसके मुंह में एक पाइप डाला गया है। पाइप डाला का मतलब ये कि जो वेंटिलेटर मशीन जो होता है उसके अंदर जो पाइप डाला गया है उसको वायु को क्या कर रहा है, ठेल रहा है, यानी ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती अंदर कर रहा है और फिर वायु को यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। आया आप सबको ये समझ में जो बताया गया। नॉर्मल के लिए केवल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो फेंकता रहता है ऑक्सीजन को, सांस लेते रहते हैं। लेकिन सीरियस में क्या होता है, वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। यह पाइप को पूरे गले तक उतार दिया जाता है, वह जो होता है वेंटिलेटर मशीन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है, ज़बरदस्ती ठेलता है और फिर ज़बरदस्ती निकालता है, जिससे हम क्या करते हैं, उससे सांस लेते हैं। ये आप कह सकते हो केवल वेंटिलेटर पर ही क्या है, वह जीवित पड़ा हुआ है। वेंटिलेटर जैसे निकाल देंगे तैसे वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जरा एक बात यहाँ पर देखिए, अगर वेंटिलेटर लगा है तो कहीं ना कहीं वह क्या है, पूरी की पूरी तरह से सीरियस है। और जब सीरियस है तो वेंटिलेटर मशीन के द्वारा लगाया गया है, तो भाई वेंटिलेटर है क्या, यह भी तो एक प्रकार का यंत्र है, एक भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है। तो वहाँ पे देखभाल के लिए किसी का होना ज़रूरी होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी होता है, उसको बोला जाता है इंटेंसिव केयर। भाई ज़रूरी होता है, इसमें तो नहीं ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें जो होता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सीरियस अवस्था में लगाया गया। अभी जैसे ही बंद होगा तैसे मर जाएगा कोई इंसान, तो वहाँ पर देखभाल करने के लिए कोई होता है, उसे कहा जाता है इंटेंसिव केयर। मान लीजिए वह मशीन ही तो है, क्या पता मशीन हैक कर गया या फिर कुछ इधर उधर हो गया, बिगड़ गया, जैसे ही बिगड़ जाएगा तो इंसान को ज़बरदस्ती वह सांस दे रहा था तो क्या हो जाएगा, मर सकता है। तो जिस अवस्था में क्या किया जाता है, वेंटिलेटर लगाया जाता है, वहाँ पर देखभाल करने के लिए क्या होती है, एक कोई भी डॉक्टर या फिर नर्स कोई भी होता है, उसे कहा जाता है इंटेंसिव केयर। और इंटेंसिव केयर के अलावा वह जो पूरा का पूरा रूम होता है, उस रूम को कहा जाता है यूनिट। ठीक, इन तीनों को वर्ड को एक और को मिला दे, इसे निकाल दे आई, इसे निकाल दे सी और इसे मिला दे यू। ठीक, इससे निर्माण हो जाता है आईसीयू, यानी इंटेंसिव केयर से निर्माण होता है आईसीयू का। आप सुने होंगे, कहते हैं कि फलानवा ढकनवा जो है आईसीयू में भर्ती है, तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था इसीलिए वहाँ पर क्या है, भर्ती है। तो आईसीयू का मतलब वह जो है इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस अवस्था में होता है। तो आया आपको ये समझ में? तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। ये तो पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम आज ख़त्म हो गई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो दूसरा लेक्चर लेके चलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब भी करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।